तो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज हम ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत सी इसमें बेसिक सी चीज़ें ही हैं, कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है। इसे हम लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाएगा हमारे चैप्टर। तो इसमें हमने जैसे कि क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं और 9 तक हम पढ़ते आए हैं फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए, फ़िज़िकल चेंज तो वो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई चेंज जो होता है अकर नहीं होता है, मतलब कोई इसमें अगर हमने मैं कुछ किया है तो उसमें कुछ बदलाव नज़र नहीं आएगा। अब कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है मतलब वो चीज़ दोबारा हो सकती है, यानी कि फ़िज़िकल चेंज कैसी होती है, रिवर्सिबल। और वहीं पे अगर केमिकल चेंज को देखें, केमिकल चेंज इसके अपोजिट होएगा, वो होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि केमिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब फिज़िकल चेंज में जैसे कि कोई पानी का ये कंटेनर है, इसको मैंने थोड़ी देर हीट देना शुरू की, तो हीट देने में क्या होएगा, इसके वाटर वेपर निकलेंगे। वाटर वेपर निकलने के बाद जो स्टीम होगी वो स्टीम क्लाउड्स में चली जाएगी या तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी, लेकिन अब मान लो मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख दी, तो इस प्लेट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी प्लेट रखी, तो ये वाटर वेपर यहाँ आएंगे और फिर से पानी की फॉर्म में मेरे को इस कंटेनर में जो है धीरे धीरे मिल जाएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत बार हो चुका है वैसे। तो ये था हमारा बॉइलिंग का एग्ज़ाम्पल। ऐसी मेल्टिंग है, मेल्टिंग में क्या होता है, आइस क्यूब जो होते हैं वो पानी में कन्वर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको मैं वही पानी को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दूँ तो फिर से आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि फ़िज़िकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और वहीं पे केमिकल चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा मेन टॉपिक केमिकल चेंज ही हमें पढ़ना है। केमिकल चेंज में हमें क्या मिलेगा, एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। अब सबसे पहले इसमें नया वर्ड हमारे लिए आया रिएक्टेंट, और ऐसे ही आगे आएगा हमारे लिए प्रोडक्ट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। जैसे कि नीचे ये हमें रिएक्शन दे रखी है, 4Fe + 3O2 गिव्स, इसका मतलब होता है गिव्स, इस सिंबल का मीनिंग होता है गिव्स, कि हमें क्या प्रोडक्ट देना चाह रहा है। अगर मैं 4Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन का नाम Fe ही क्यों है। अब जैसे कि हाइड्रोजन का तो H ले लिया, लेकिन आयरन का I क्यों नहीं लिया, Fe, क्योंकि आयरन का पहले नाम जो था वो फेरम था, तो फेरम से Fe। वैसे सोडियम है, सोडियम का क्या है, Na, तो Na का जो लैटिन नाम था वो था नेट्रियम। वैसे ही हमने बहुत से ग्रीक नेम से लिए हैं और कुछ हमने न्यू नेम से लिए हैं। ये आपको 9th में पढ़ा ही होगा, IUPAC डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। तो केमिकल चेंज में यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी हम रिएक्शंस में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, ये दो सब्सटेंस जो हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस आता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है और ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता रहा हूँ मैं, 2Fe2O3, ये 2 जो है पैर में इसकी गलती से मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं। आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड, इसको वैसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, रस्ट का फॉर्मूला है ये। वैसे रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, बाकी अगर इसको आप कहीं पे रिएक्ट कराते हो तो इसको बैलेंस करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने नाम ले दिया बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम एक इक्वेशन को, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ केमिकल पार्ट्स होंगे।
केमिकल पार्ट्स कौन से होंगे जो कि क्या हो सकते हैं, जिनका केमिकल चेंज हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिक बोला है इन्होंने। सिंबल मतलब कि ये Fe O2 FeO3। यहाँ पे जो हम बीच बीच में थोड़ी सी डिटेल्स डालते हैं, यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के क्या फीचर है? द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब देखिए, अगर दो रिएक्टेंट हैं, एक Fe है यहाँ पे ऊपर देखें, एक Fe और एक O2 है। अगर इन दोनों को मेरे को रिएक्ट कराना है, कैसे दिखाऊंगा? अगर मेरे को मान लो Fe को रिएक्ट कराना, तो बीच में Fe के बाद ऐसे नहीं लिख दूंगा मैं R का मतलब रिएक्ट, ऐसे करके नहीं लिख सकता मैं। मेरे को बीच में क्या डालना पड़ेगा? ये आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है उससे मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, और रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट बन रहा है मेरा राइट हैंड साइड पे। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका कुछ नहीं पार्ट। आगे हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो वो होती है जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि दोनों साइड उनका मास जो हो वो इक्वल हो। और इसको क्यों हम करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं? हमने 9th क्लास में पढ़े थे 2 लॉ, तो उन्हीं में से एक लॉ था केमिकल इक्वेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो लॉ हमें ये बताता था कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसी को फॉलो करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखने को मिल रही है जो क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है स्केलेटल, इसका मतलब इसकी बॉडी तो है नहीं। अब बॉडी नहीं है मतलब ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ये कैसी इक्वेशन होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी है, ठीक है। समझे हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें कि सिंबल्स का, फॉर्मूलों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, Mg + O2 MgO। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है जब तक ये पूरी बैलेंस नहीं होगी। अब बैलेंस कैसे नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक मिनट इसका मार्कर की साइज़ छोटी कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको इसको बैलेंस करना बताऊंगा। इसको बैलेंस करें कैसे आखिर? अब आप कैसे पहचानोगे कि ये बैलेंस है कि नहीं? आपको क्या पता, यहाँ Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ Mg है, यहाँ O है। आपने देखा चलो जी Mg तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, लेकिन यहाँ पे तो O2 है, यहाँ पे O1 क्यों है? सर हमें इसका मतलब बताओ, O यहाँ पे 1 क्यों है? इसका आंसर ये होगा बेटा, O यहाँ 1 इसीलिए है क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को या तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा या तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। दो में से एक ऑप्शन कर सकता हूँ मैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो किसी के पैर में अगर कुछ है, जैसे कि O है, O के पैर में ये 2 लगा हुआ है,
तो आप इसको ना हटा सकते ना जोड़ सकते, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। इसका जो है वो है। और किसी के पैर में, जैसे यहाँ O2 है, यहाँ O2 आप ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसके पूरे टोटल में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए MgO है, सिर्फ Mg के आगे 2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 2 का आएगा, पूरे MgO के आगे 2 आएगा, 2 MgO, ठीक है। हमने कहा ठीक है जी। अब ये 2 जो है, Mg भी 2 है और O भी 2 है। तो अब इस Mg को 2 बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे तो चलो मैंने 2 लगा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मैंने 2 लगा दिया। यहाँ पे Mg तो हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन चलो जी, O2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो जो होता है मैं उसको डार्क करता दूँगा। अब यहाँ पे मैं एक बार 2 आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ 2 लग गया, Mg और O दोनों 2 है। लेकिन अब आप देखेंगे कि भाई साहब ये चीज़ तो मेरी नहीं हो पाई। तो अब इस चीज़ के अगर आगे मैं 2 लगा दूँ, इसके आगे मैं 2 लगा दूँ, तो फिर कैसा रहेगा, देखें आप। अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ, अब देखिए, और इसके आगे भी 2 लगा दिया, 2 Mg और 2 MgO। अगर किसी के, अब आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा जैसे कि OH2, इसका मतलब O भी 2 है और H भी 2 है। सिमिलरली एक और चीज़ आपको ऐसी बताता हूँ मैं, अगर लिखा हो 2OH, इसका मतलब भी सेम होगा, इसका मतलब भी सेम होगा, चाहे ऐसा लिख दूँ मैं, चाहे ऐसा लिख दूँ। लेकिन जब मैं बैलेंस करूँगा किसी इक्वेशन को, तब मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, तब मैं इसका यूज़ करूँगा, समझे आप। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपको वैसे ही बता दी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दी है क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में RHS और LHS और RHS दोनों में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मास, दोनों का मास कैसा होएगा, इक्वल। अगर एक जगह 2 है, दूसरी जगह भी 2 होगा, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल इक्वेशन के 4-5 जो भी पार्ट है हमारे, वो मेनली हम 5 पार्ट इसके पूरे चैप्टर में हमारे पास। वैसे तो केमिकल इक्वेशन के 8-9 पार्ट होते हैं, लाइक रिडॉक्स रिएक्शन, कंबशन, मतलब बहुत सारे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जो मेन है हमारी वो हैं, आगे इनको भी और भी पढ़ेंगे हम, जैसे कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये 2 अलग अलग रिएक्शन हैं, कंबशन एंड कॉम्बिनेशन, कंबशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली क्या होता है, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ये काम करिए, मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, वैसे सिलेबस से कट हो चुकी है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम ये हमारी जो मेन है, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ इसे। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें साफ साफ पता हो रहा है कि कोई चीज़ है वो कंबाइन हो रही है। लाइक मेरा कोई सब्सटेंस है A, रिएक्ट करा दिया मैंने उसको B के साथ, तो ये मेरे को क्या देगा, AB, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है AB, कोई दूसरी सब्सटेंस देगा, ये मेरे को C देगा, A + B = C। आया समझ में आपको। यानी कि कोई 2 सब्सटेंस, कोई दो या 2 से ज़्यादा कोई भी मेरे पास अगर सब्सटेंस हैं, वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब हमने पढ़ा हुआ है कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे अब इनको बैलेंस करके दिखाया हुआ है, 2 Mg
प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में। इसका मतलब समझ में आ रहा है, MgO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2MgO। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, आगे पढ़ेंगे हम क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हैं, Mg और O2, ये 1 ये 2 रिएक्ट करा दिए, क्या बन गया, एक थर्ड प्रोडक्ट जो कि क्या है, 2MgO। आए समझ में, यानी कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट करके एक तीसरा सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन है वो उसका एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट है मान लो C, इसको रिएक्ट करवा दिया तो ये क्या बनाएगा, A+B, यानी ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। हाय मैं तो टूट गया, वो वाला टूटा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। क्यों डिकम्पोज हो रहा है, जिससे वो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस दे सके। जैसे यहाँ पे मैंने फेरस सल्फेट 2FeSO4 फेरस सल्फेट को मैंने रिएक्ट कराया। अब बीच में आप बोलेंगे ये ट्राइंगल से निशान क्या है, इस ट्राइंगल का निशान को बोलता हूँ मैं हीट। यानी 2FeSO4 को अगर हीट कराता हूँ तो इससे मेरे को क्या मिलता है, एक तो रस्ट Fe2O3, एक तो रस्ट मिलती है, कौन से कलर की, ब्राउन कलर की, और दो गैसेस रिलीज़ होती है। जब मैं फेरस सल्फेट को रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को एक तो रस्ट मिलती है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और दूसरा क्या मिलता है मेरे को, दो गैसेस मिलती है। पहली गैस का नाम है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन के माध्यम से मैं समझा दिया ये क्वेश्चन, कि इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है। हम करेंगे आगे जाके एग्ज़ाम्स के टाइम, हम पेपर प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। Fe2O3 SO2 SO3, SO2 होता है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और मेरे को दो गैस भी मिल रही है यहाँ पे, और एक रस्ट भी मिल रही है। यानी आप यहाँ देख रहे हो, एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसको ब्रेक डाउन या डिकम्पोज करके मैंने 1, 2 और 3 सिंपलर प्रोडक्ट मैंने फॉर्म कर लिए। ऐसी रिएक्शन को मैं बोलूँगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वैसे ही एक आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। इसमें आपको बताता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, बच्चे यहाँ पे मेटल लिख देते हैं। मेटल हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है वो मेटल है, ज़रूरी नहीं है वो मेटल हो, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या होते हैं, वो केमिकल जो कि पानी में सल्यूबल हों, या पहले से सॉल्यूबल पड़े हों, उनको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझ में आया, एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। आपको इसके लिए एक्टिविटी सीरीज़ होती है वो पढ़नी पड़ेगी। बहुत से लोग इसका रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ होती है वैसे। तो एक्टिविटी सीरीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यानी कि पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, और वहीं पे गोल्ड यानी कि Au ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं K और Au की रिएक्शन कराऊँ तो K जो होगा Au को डिस्प्लेस कर देगा। वहीं पे एक रिएक्शन देखा ये Fe+SO4 गिव्स Fe प्लस जिंक सल्फेट, यानी कि आयरन प्लस जिंक सल्फेट अगर मैं करता हूँ तो ये आयरन सल्फेट प्लस जिंक, यानी कि जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक को बाहर फेंक दिया इसने,
कि भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, इसीलिए मैं सल्फेट के साथ रहूँगा और जिंक को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। वहीं आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होते हैं आयोनिक कंपाउंड, दो अलग अलग आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट करके क्या होता है, अपने आयंस को डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि बोथ एलिमेंट डिस्प्लेसेस इच अदर, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, एलिमेंट का कोई रोल ही नहीं है। आप इसमें अगर पढ़ोगे तो एलिमेंट आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार आप देख सकते हो, इसमें कहीं एलिमेंट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज। आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि when in any reaction when both ions displaces each other then the reaction is called a double displacement reaction। ठीक है, यहाँ पे दो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ये NaCl, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या होते हैं, जिसमें कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। आपको दिखा दूँ मैं, 2NaCl में Na जो होता है वो मेटल होता है, प्लस का साइन आप मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे, और Cl जो होता है नेगेटिव साइन, ये होता है नॉन मेटल। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2Ki क्या है, यहाँ पे 2Ki में K क्या है, यहाँ पे K जो है वो मेटल है और I क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आएगा समझ में आपको, जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल, एक या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिससे Ba किसके पास चला गया, SO4 के पास, और क्लोरीन सोडियम के पास। तो क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये सेकंड रिएक्शन है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो आप पढ़ लें इसके एग्जाम्पल, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी 4 मेन रिएक्शंस थी। अब आगे बढ़ते हैं तो इनके टाइप्स जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो अब हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आती है रिडक्शन। दोनों को मिला दूं, जिसमें ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी होती है, तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक पार्ट है इसके पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। ऑक्सीडेशन में साफ साफ ऑक्सीड यानी कि ऑक्सीजन, साफ साफ आपको नेम इसमें समझ आ रहा होगा, ऑक्सीजन का रोल है। और रिडक्शन में कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। वहीं पे ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। वहीं पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और यहाँ पे गेन होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझाता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने बताया था, 2Mg + O2 2MgO। Mg क्या है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे Mg के साथ ऑक्सीजन क्या है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो बस यहीं से देख लेना आपको, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहानी ख़त्म। अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया है मतलब कि ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। वहीं पे हम सेकंड एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक नहीं है, सेकंड है। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड, प्लस का मतलब तो पता ही है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन में आप देखेंगे ये रिडक्शन में आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है पहले से ऐड हो रही है, ऐड है पहले से, लेकिन क्या ऐड हो गई अब इसके साथ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्या बताया था, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का ऐड हो गया। बोलोगे सर
लेकिन ऑक्सीजन भी तो घट रही है आगे। यहाँ पे Cu के साथ O है, यहाँ पे Cu के साथ O दिख रहा है आपको? कमेंट करके बताइए, O दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन का तो एडिशन हो गया और ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऐसे रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा? रिडक्शन। दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन हमारे पास सामने आती है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दोनों ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलूँगा मैं कैसी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाता हूँ। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। CuO ऑक्सीजन क्या है? ऐड है, यानी कि ऑक्सीडेशन ने तो टेक प्लेस कर लिया। हाइड्रोजन भी क्या है? ऐड है, रिडक्शन ने भी ले लिया। क्या बताया था मैंने? ऑक्सीजन का ऐड होना किसको दर्शाता है? ऑक्सीडेशन को, और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन को। यहाँ पे अच्छा हुआ, वो उम्मीद है मेरे को आप समझ गए होंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन, एक्सो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जिट की बात हो रही है यहाँ पे। मैं शायद इसमें एंडोथर्मिक डालना भूल गया, कोई बात नहीं, बता दूंगा आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व हो रही हो, बाहर निकल रही हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। C+O2 गिव्स CO2, और साथ में क्या है हमारी? हीट। साथ में क्या है? हीट। ध्यान समझिएगा, C+O2। अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन साथ में क्या क्या होता है? एक तो हमारी हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है। हीट क्या होती है? हीट हमारी रिलीज़ होती है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही हमारी एक आती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि रेस्पिरेशन में क्या हम करें, रेस्पिरेशन में क्या हम करें। तो आपको, या मैं अभी आपको लास्ट में एंडोथर्मिक भी बताऊंगा, रेस्पिरेशन बता दूंगा, साथ साथ में बता दूंगा। पहले हम जो फ्लो में चल रहे हैं इसको चलते आते हैं। अब आता है एक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड चैप्टर में भी इसका काम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हैशटैग लगा देना इस पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई एसिड हो, एक एसिड का एग्जांपल लो भाई, चलो यहाँ पे दिया ही हुआ है, मैं यही सोच रहा था मैं अभी एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या लिया है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओ सॉरी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है? एक तो वाटर बनाएगा और एक सोल्ट बनाएगा, ठीक है। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही एक मन से मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि H2SO4 बन जा भाई 4, और इसको मैं रिएक्ट करा देता हूँ, चलो NaOH के साथ ही रिएक्ट करा देता हूँ। NaOH के साथ जैसे ही मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? एक तो NaSO4 सोडियम सल्फेट, NaSO4 ये बन गया मेरे पास एक सॉल्ट, और क्या बनेगा मेरे पास? H2O, NaSO4 एंड H2O। बाकी इसको बैलेंस आपका करने का काम है, बैलेंस आप कर लेना इसको। तो आप समझे ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, करोजन और रेंसिडिटी। तो करोजन का मतलब तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। करोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब करोजन हर पार्ट में जंग लगना, जैसे कि चांदी पे जंग लग गई
उसको करोजन बोलूँगा। लोहे पे जंग लग गई उसको करोजन नहीं बोलूँगा, उसके लिए एक अलग से हमने नाम ढूंढ रखा है। क्या नाम ढूंढ रखा है? रस्ट। क्या नाम ढूंढ रखा है? रस्ट। जिसको हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है। ये समझने में टाइम लगेगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। करोजन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस लाइक O2 एंड CO2। यानी कि कुछ एटमॉस्फेरिक गैस और नेचर में कोई वाटर जैसे कि रिएक्ट कर जाता है कभी कभी, और कोई गैसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे मेटल्स को ख़राब करने लगते हैं, मतलब कि मान लो धीरे धीरे खाने लगते हैं मेटल्स को ये गैसेस मिलके, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं बोलता हूँ करोजन, ठीक है। अब करोजन जो होती है अलग अलग टाइप से होती हैं, इनके प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीजिंग। अब यहाँ पे पेंटिंग तो आपको पता है, पेंटिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा काला रंग कर दिया, पीला रंग कर दिया, लोहे पे करते हैं ना। ऑयलिंग ग्रीजिंग यानी कि कोई जैसे कि चेन होती है, चेन में जंग लगना शुरू कर देते तो हम दुकान वाले से क्या चेन में ऑयलिंग करवा लाते हैं और ग्रीजिंग करवा लाते हैं। फिर एक होता है गैल्वेनाइजेशन, एक नया कंसेप्ट है गैल्वेनाइजेशन। कोई मेटल है, मान लो उस पर जंग लगना शुरू हो गई है, ऐसे जंग लगना शुरू कर दिया, तो इस पर क्या करूँगा, एक जिंक की लेयर ऐसे जिंक की लेयर एक चढ़वा लूँगा। बस उसी जिंक की लेयर चढ़ने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसी जिंक की लेयर को चढ़ने को हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझे आप? फिर आते हैं हमारे पास रेंसिडिटी। समझ? और देखिए करोजन जो होती है, जब आयरन पे करोजन होता है, जब आयरन करोइड हो जाता है यानी कि जब आयरन पे जंग लग जाती है तो उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें। रस्ट, वैसे रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसकी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, Fe2O3 रिएक्शन भी ऊपर दी हुई है। जब आयरन में क्या होता है, जब ये 3/2O2 का मतलब होता है मॉइस्चर, 3/2 का O2 का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। जब ये चीज़ मॉइस्चर से रिएक्ट करती है, Fe का मतलब होता है आयरन, जब आयरन, मॉइस्चर और XH2O यानी कि वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन, मॉइस्चर में कौन सा है? ऑक्सीजन, और जब वाटर XH2O मतलब हमें यहाँ बताया नहीं है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3.H2O, यहाँ पे X इसीलिए लिए कि हमें मालूम नहीं है कितना वाटर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी पे हम बढ़ गए हैं, चलो जी। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब होना। खाना कब खराब होएगा? करोइड कब होएगा? कोई मेटल और कोई फूड कब रेंसिड होएगा? जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होएगा या तो ऑक्सीजन का ऐड होएगा। आपने देखा ही होगा जब भी कोई भी मेटल होएगा, जब वो ऑक्सीजन से या फिर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? करोजन हो जाता है उसका। वैसे ही रेंसिडिटी में भी यही है, कोई भी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन अ फ्लड लिख दिया, सॉरी यार बेटा, फूड है यहाँ पे, ठीक है। जब भी कोई भी ऑयल या फैट वाले फूड में ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तब क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास? बैड स्मेल, यानी कि हमारे पास एक अलग सी स्मेल आने लगेगी और गंदा सा इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2-3 कंडीशन होने लगेगी तब हम बोलेंगे कि हमारा फूड जो है वो रेंसिड हो गया है, रेंसिडिटी का हमें सामना करना पड़ रहा है। कैसे बचा जाए? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्या डाल दे? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती हैं? जिससे कि ऑक्सीजन के लेयर से ऑक्सीजन का रिएक्ट होने से बचाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। वैक्यूम पैकिंग, यानी कि एकदम से आप उसमें कोई कंटेनर सामान डालो और जल्दी से उसको डिब्बे बंद, मतलब वैक्यूम पैकिंग, यानी कि कोई हवा ववा कुछ चीज़ से कोई तालमेल नहीं है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। फूड, जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उसमें जो गैस होती है, फूला फूला चिप्स होता है, उसमें गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है? खाने को ख़राब होने से बचाती है। ये ऑक्सीजन के जानी दुश्मन है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ़, यानी कि फूड को किस में रखो? रेफ्रिजरेटर में रखो। वैक्यूम पैकिंग याद नहीं रखता तो आप लिख दो कि पुट फूड इनटू एयर टाइट कंटेनर, पुट फूड इनटू
एयर टाइट कंटेनर आते हैं ना मिल्टन के एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, पुट फूड इनटू एयर टाइट कंटेनर। बाकी आप पढ़ लेना कि डेंसिटी आपको अब समझ में आ ही गया होगा। अब हम इस चैप्टर के की पॉइंट्स को हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो हमारा मेन जैसे कि आगे आता है हमारा ये, वैसे तो शुरू में बता देना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट फ्रॉम न्यू सब्सटेंस, पढ़ ही लिया है हमने, ये होता है हमारा केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज होते समय हमें ये 4 चीज़ देखने को मिली, या तो चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। हमारे सिलेबस में पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कट आउट हो गई है, इसीलिए अभी मैंने पढ़ाई नहीं है आपको। बाकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मल जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे कि Cu वाली होती है, ऑक्सीडेशन वाले हमने पढ़ा है ना, 2Cu + O2, 2Cu + O2 gives 2CuO। तो इसमें ये जो बनेगा ये ऑक्साइड बनेगा, कुप्रिक ऑक्साइड इसका नाम होता है, कुप्रिक ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऑक्साइड की लेयर बोलेंगे वैसे इसको। तो एक पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बस जहाँ पे प्रेसिपिटेट, जिस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने देख लिया चेंज इन टेम्परेचर होगा, यानी कि हीट का इवॉल्व होना। हीट का इवॉल्व होने को क्या बताया था मैंने, अगर हीट इवॉल्व हो रही तो एक्सोथर्मिक, वैसे अभी एंडोथर्मिक भी बताने वाला हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट Cu वाला एग्जांपल, कलर का चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है स्टेट का, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का। यानी कि अगर ऑक्सीजन, अब हमें कोई वाटर है H2 है, वाटर में होगा, लेकिन स्टीम में भी हो सकता है ना। अगर वो मान लो आइस क्यूब्स में हो, फिर क्या करोगे, तो सॉलिड लिखना पड़ेगा। वैसे हमने फिजिकल चेंज पढ़ा दिया आपको, केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इफ़ हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब हीट इवॉल्व यानी कि जब हीट बाहर निकल रही हो तब क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, मतलब इसकी जगह आप क्या बोलते हैं, इवॉल्व की जगह रिलीज भी लिख सकते हैं, मतलब बाहर निकलना। व्हेन हीट इज़ एग्जिट, वैसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इवॉल्व लिखें। जब हीट रिलीज़ हो रही है तब एक्सोथर्मिक, लेकिन जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, जब हीट उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास ही हीट हो, तब उसको बोलूँगा मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी हमने ये सारे की पॉइंट लगभग मैंने आपको सारे पढ़ाए दिए हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ बोथ साइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए करते हैं, टोटल मास किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर ये सारा क्यों करना चाहिए हमें, ये सारा पढ़ा दिया है। फिर हीट का सिंबल आपको बता दिया है, डेल्टा करके ऐसे होता है हमारा हीट का सिंबल। सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारा आपको पढ़ा दिया। ये आपको वैसे पीडीएफ में बता दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक हमारे नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 4 टाइप होती है, थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, और होती है जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव, यानी कि ये नॉर्मल वाली, ठीक है। थर्मोलिटिक में क्या होगी, जब हीट का तालमेल बैठेगा, जिसमें हीट का कुछ ना कुछ काम हो रहा होएगा, तब हम बोलेंगे कि थर्मोलिटिक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लाइट का अगर कोई, देखो हीट का होगा थर्मोलिटिक, लाइट से कोई तालमेल होगा फोटोलिटिक, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से होगा इलेक्ट्रोलिटिक, ये एसिड जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ देंगे ही, हमारा कौन सा वो अल्काली प्रोसेस, क्लोर अल्काली प्रोसेस में हम पढ़ने ही वाले हैं। वहाँ पे से आप एग्जांपल आसानी से उठा सकते हो। अभी आपको एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको याद भी नहीं होंगे अच्छे से, फिर आप भूल करके कुछ गलत लिख दोगे। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट ये सारा हम पढ़ चुके हैं, नया आएगा तो आपको बता दूंगा। नीचे क्वेश्चन बैंक आता है, ये अभी हम पढ़ते हैं। इससे पहले आपको कुछ 2-3 बातें मैं बताना चाह रहा था, तो आपको यहीं पे खाली स्पेस है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में जिसमें कि दिया हुआ है व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी आपको रेस्पिरेशन की
या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करनी हो, बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। शायद अभी मेरे से थोड़ा सा गलत हो जाए, आप देख लेना, एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना। रेस्पिरेशन, रेस्पायर कौन करता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। रेस्पिरेशन होती क्या है? एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, क्या क्या हम तो एक तो ऑक्सीजन लेते हैं 6O2, इसमें 6 और 12 लेना है। एक तो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, 6O2 प्लस C6H12O6। एक तो ऑक्सीजन लेते हैं हम, और एक ये, बस हम ये दो चीज़ जो हैं मेनली हम लेते हैं। गिव्स, हम क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 6CO2, एक क्या छोड़ते हैं, पानी यूरिन के फॉर्म में 12H2O, और एक हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये एनर्जी मतलब कि हीट के फॉर्म में मैंने बता दी है 6O2 C6H12O6, यानी हम एक तो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज यानी खाना वाना खाते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, यूरिन के फॉर्म में वाटर रिलीज़ करते हैं, और एक हीट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ ऐसे ही आसान तरीके से फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये बस उल्टा है। प्लांट क्या करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस क्या चाहिए होता है उनको, वाटर 12H2O, वाटर चाहिए होता है। गिव्स, हमें देते हैं खाना C6H12O6, और क्या करते हैं ये, हमें देते हैं ऑक्सीजन 6O2। अब ये लोग क्या करते हैं, हम तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बस फ़र्क इतना रह जाएगा, ये लोग एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या, एंडोथर्मिक होती है, और रेस्पिरेशन में हीट जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिलीज़ हो जाती है, इसीलिए वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी उसको। इतना समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी ये आते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि आप 1 मिनट में देख के कर दो। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि भाई इसमें क्या बोला है, व्हाट हैपन, ऐसा क्या होएगा जब मैग्नीशियम रिबन को मैं जब हवा में बर्न करूँगा। तो बोला है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न करूँगा तो क्या होएगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाएगी। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें एक ऐसी गैस का नाम बताना है जो कि HCl के साथ, देखो ये HCl है, ये जिंक है। कमेंट में आपको ये बताना पड़ेगा ये जो रिएक्शन है कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन सी है। तो ये क्या होगा, ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस H2, कौन सी गैस भाई, H2। रिएक्शंस आपको बता चुका हूँ मैं कैसे करना है ना आपको, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपको बता चुका हूँ मैं। वैसे बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट, आपको बताया फेरस सल्फेट हेल्प ऑफ बैलेंस। फेरस सल्फेट को क्या बनाएगा, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर CaO टर्न इनटू मिल्की Y, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2
ठीक है, तो जब इसके साथ पास किया जाए कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जिसके से क्या होएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। जिंक रॉड इज़ लेफ्ट फॉर नियरली 20 मिनट इन कॉपर सल्फेट। एक जिंक रॉड है, उसको किस में रखा मैंने, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, क्या चेंज मिलेगा आपको, जिंक रॉड विल चेंज इनटू जिंक सल्फेट। देखा, जिंक सल्फेट हो गया Zn, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ना, जिंक सल्फेट कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, ZnSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या होएगा, जिंक रॉड विल चेंज इनटू जिंक सल्फेट। Zn किस में चेंज जाएगा, ZnSO4 में। कौन सी रिएक्शन है, Na2SO4। देखो Na किसके पास चला गया, Cl2 के पास, Ba किसके पास चला गया, SO4 के पास। भाई दोनों ने आयन सही है, दोनों आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों ने किया है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कंपाउंड ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ इसमें से, देखो बाबा, ऑक्सीडाइज मतलब कि क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन तो है नहीं इसमें, यानी कि क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। देख लो इसमें हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड है, लेकिन यहाँ पे एस कल्ला हो गया, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। किससे रिमूव हो गया, H2S से रिमूव हो गया, इसीलिए H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। रस्ट क्या होती है, हाइड्रेटेड आयन होता है ये। ठीक है, Fe2O3 गिव्स XH2O। वैसे ये है, आपको ये सारे आंसर पढ़ लेना है। अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, करोजन क्या होता है हमने पढ़ लिया, रेंसिडिटी क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अंडर 1 आवर के अंदर हमने 1 शॉट के अंदर सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो हम कवर करने वाले हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो बस आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फरवरी से होना लगेगा, तो हम ऑलमोस्ट, मेरे को जैसा पता होगा, मैं लगभग 1 फ़ैब से वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। बाकी अभी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर 1 शॉट में हमने, बाकी अभी प्री बोर्ड चल रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट्स के। ठीक है, यूनिट टेस्ट, इन सब में ये जो चैप्टर है वो आएगा, वैसे भी मिड टर्म्स होंगे, है ना। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय बाय।